चुनाव जो होगा 2024 का आम चुनाव अगर ईवीएम से होगा तो हम सब चुनाव में पार्टिसिपेट। आदिवासी और दलितों की पार्टियों से आपको नफरत क्यों? मायावती जी वो लगातार सवाल उठा रही है कि जो माहौल था उसके विपरीत परिणाम देखने को। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें भीम आर्मी कहां पर क्या कर रही है, क्या चुनावी दावेदारी पेश करना भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी के लिए ठीक रहा या गलत साबित हुआ। आज हमारे साथ अमर ज्योति हैं। फिलहाल 5 राज्यों का जो चुनाव था उन 5 राज्यों में हम लोगों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतारे थे और वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े और बहुत सारे सीटों पे अगर आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जा करके रिजल्ट तो आपको दिखेगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कई जगहों पे दूसरे नंबर पे रहे हैं, तीसरे नंबर पे भी रहे हैं और कांग्रेस जहाँ भी हारी है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने वहाँ पे 2000, 4000, 5000, 10,000 मत भी प्राप्त किए हैं और बहुत सारे सीटों पे कांग्रेस 2000, 4000, 5000 वोटों से चुनाव हार गया है भाजपा तो से। इसका मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी को हराने वाला ये आज़ाद समाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को हराने वाला नहीं, हम तो स्टार्टिंग से ही हम लोग चाह रहे थे कि जो इंडिया अलायंस बना था उस इंडिया अलायंस के अंदर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को भी लिया जाता। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजनों के बड़े नेता है। आपको उदाहरण के तौर पे आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, गए होंगे कि 5 लाख से बड़ी सभा हम लोगों ने की थी। वहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग दलित आदिवासी लोग इकट्ठा हुए थे। कांग्रेस अगर इतनी ही बात करती है जिस तरह से राहुल गांधी जी वोकल होकर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे थे, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब घूम घूम करके कह रहे थे, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो दलितों और आदिवासियों की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी को हटा दीजिए। वहाँ की एक आदिवासियों की पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसने भी राजस्थान में 3 सीट और मध्य प्रदेश में 1 सीट जीतने का काम किया है। वैसे पार्टियों को जो अगर आप आदिवासियों की दलितों की बात करना चाहते हैं तो आदिवासी और दलितों की पार्टियों से आपको नफरत क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कहते हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। राजस्थान में 5 साल आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, आपने वहां जाति जनगणना क्यों नहीं कराया? आप पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते थे, कहते हैं कि आपको आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे। तो हमको एक बात बताइए कि इस देश में अब तक तो सबसे ज्यादा देश में शासन कांग्रेस ने किया है। इस देश में ओबीसी के मेडिकल में रिजर्वेशन को आपने रोक करके क्यों रखा था? और तमाम जो मुद्दे हैं दलितों और पिछड़ों के, उत्तर प्रदेश में आपको अगर चुनाव जीतना था तो आप आदिवासी मुख्यमंत्री का ऐलान क्यों नहीं किए? मध्य प्रदेश में आपको वहां पे आपका जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है कमलनाथ, वो एक पाखंडी बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके चरणों में लहालोट हो रहा था और उसको आप मुख्यमंत्री फेस बना करके चुनाव लड़ने चले थे। तो आपको पता होना चाहिए कि दलित और आदिवासी समाज जो है पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठ चुका है और जो भी व्यक्ति अगर सीएम कैंडिडेट का चेहरा जो पाखंडवाद में लिप्त हो वैसे लोगों को वोट देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चंद्रशेखर पर हम सवाल करेंगे। जहां भी जाते हैं, जयपुर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में हो, आज़ाद समाज पार्टी भीड़ जुटाने में कोई कोताही नहीं छोड़ती है। अत्याचार पर सवाल खड़ा करते हैं लेकिन वोट नहीं आ पाता है उतना। बिल्कुल ऐसा नहीं है आपका कहना। जहां तक मुझे लगता है अभी का जो चुनाव हुआ आप मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, हमारे कई प्रत्याशियों ने 40,000 वोट प्राप्त किया। राजस्थान में हमारे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पे रहे, वहाँ भाजपा पहले नंबर पे, कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पे चली गई। 50,000 वोट हमारे प्रत्याशियों ने प्राप्त किया है। और मैं आपको दावे के साथ बता देता हूँ कि इंडिया अलायंस को और राहुल गांधी जी जो नेता हैं उनको एहसास हो गया होगा कि इस चुनाव में जो जिस तरह का परिणाम आया है वैसे में सिर्फ दलितों, आदिवासी और पिछड़ों की नाम ले करके आप सवर्णों को टिकट देते रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अगर इनको सच्चे हिमायती हैं दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, तो दलित नेता, पिछड़ा नेता, आदिवासी नेता को आपको मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना होगा, उनको टिकट देना होगा उनके आबादी के हिसाब से, तब जाकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सफल हो पाएगा। मेरा अंतिम सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की कद्दावर नेत्री मायावती जी वो लगातार सवाल उठा रही है कि जो माहौल था उसके विपरीत परिणाम देखने को मिला। इसे क्या साबित होता है?
देखिए, बात ये है कि बहन जी जो कहती हैं वो बात उनका मेरे हिसाब से तो जायज़ है, लेकिन हमको सवाल उनसे भी है कि वो एक कहते हैं कि माहौल था कि भाजपा के खिलाफ और रिजल्ट आया भाजपा के पक्ष में और एक तरफा रिजल्ट आया जैसा उनका बयान है, तो सीधे तौर पे सवाल उठा रही कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ियाँ हो रही है। तो सवाल ये है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ईवीएम के सवाल पे पूरे देश में उन्होंने बोला है कि जिस दिन विपक्ष के जो लोग हैं, मायावती बहुजनों की बड़ी लीडर है और उनसे ताकतवर देश में कोई महिला नेत्री है नहीं, तो अगर बहन जी को इतना ही ईवीएम पे डाउट है और ईवीएम जब जहाँ पे कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लोग भी ईवीएम पे साइलेंट हो जाते हैं, जहाँ पे भाजपा जीत जाती है तो कहते ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। तो आप सबसे आग्रह है, जो विपक्ष के जितने सारे नेता हैं, बहन जी हो, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, जिनको भी ईवीएम पे सवाल खड़ा करना है, तो लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव आ रहा है, अभी भी चुनाव में 5 महीने 6 महीने बाकी हैं। अभी से ही आप लोग देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कीजिए, इंडिया अलायंस के लोग, कि हाँ हम ईवीएम से चुनाव आने वाला, जब चुनाव जो होगा 2024 का आम चुनाव अगर ईवीएम से होगा तो हम सब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आप लोग माहौल बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ईवीएम के खिलाफ जंग में हम लोग कदम से कदम मिला करके आपके साथ 4 कदम चलने को तैयार रहेंगे। तो सेमीफाइनल जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन वो कांटे की टक्कर दिखाई नहीं दिया। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देसी तंत्र न्यूज़।